गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है सविवृत्त। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समरूप। क्यों लिख देंगे? क्योंकि सभी वृत्तों की त्रिज्याएं समान नहीं होती है, कुछ अलग अलग त्रिज्याओं के भी वृत्त होते हैं। अगर एक ही त्रिज्या की माप के वृत्त होते तो हम यहाँ पर लिखते सर्वांग सम, लेकिन सभी वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग भी हो सकती हैं तो हम लिखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से सभी वर्ग भी समरूप होंगे, क्योंकि सभी वर्गों की जो भुजाओं की माप होगी वो अलग अलग भुजाओं की माप के वर्ग हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। अगर एक ही माप की भुजा होगी और वो दो वर्ग होंगे तो वो तब सर्वांग सम होंगे। तो समरूप की एक विशेष स्थिति में ही सर्वांग सम की स्थिति बनेगी, और अन्यथा सभी वृत्त समरूप होंगे और सभी वर्ग भी समरूप होंगे। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज के दो प्रकार दे रखे हैं, समद्विबाहु और समबाहु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समबाहु। समबाहु क्यों लिखा हमने? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो दो अलग अलग भुजाओं के माप के समबाहु त्रिभुज होंगे, वो ट्रिपल ए नियम के अनुसार परस्पर समरूप होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, संगत कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो पहले खाली स्थान में लिख देंगे हम बराबर होंगे और दूसरी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये हमने इससे पहला जो वीडियो आपको बताया था कि समरूपता के जो नियम थे वो नियम है ये कि संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो इसको आप भर देंगे। और इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 हैं, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी आप कर सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं की माप के दो वृत्त जो होंगे वो समरूप होंगे या दो वर्ग समरूप होंगे। तो आप इसे कर सकते हैं या अपने जीवन से इसे जोड़ेंगे तो आप इसे सामान्य जीवन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे 1 रुपये और 10 रुपये के दो सिक्के या 5 रुपये और 100 रुपये का जो नोट होगा वो भी समरूप आकृतियाँ जैसा आपको दिखेगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आप इसको मनन कीजिए फिर लिखिए। दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियाँ हो सकती हैं कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे, या आप इसको एक वृत्त और एक समांतर चतुर्भुज ये भी आपस में समरूप नहीं हो सकते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर सामान्य जीवन की बात करेंगे हम, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जो समरूप नहीं है, जैसे एक कुर्सी और एक मेज़ समरूप नहीं हो सकते हैं, या एक खिड़की और एक दीवार समरूप आकृति की नहीं हो सकती हैं, या एक जो है आप चारपाई भी लिख सकते हैं और इसके साथ ये किसी अन्य वस्तु की तुलना भी कर सकते हैं। तो अपने आसपास से भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसके लिए ये है कि आपकी जो समझ है वो समरूपता पर क्लियर होनी चाहिए। तीसरा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने समरूपता के जो दो नियम हैं उन नियमों को डिस्कस करेंगे। अगर वो इसको फॉलो करेंगे ये दोनों चतुर्भुज तो हम कहेंगे कि ये समरूप है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम कहेंगे ये समरूप नहीं हैं। पहला देखते हैं कि जो चतुर्भुज ABCD है वो आयत जैसी आकृति दिख रही है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण, जबकि PQRS में प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है। तो जो पहला नियम है कि संगत कोण बराबर होंगे, यह पहला नियम इन दोनों चतुर्भुजों पर लागू नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरे नियम पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो देखेंगे कि क्या ये दूसरा नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो, दूसरा नियम है कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3 और सभी का अनुपात 1/2 आ रहा है। तो दूसरा नियम
तो इस पर लागू हो रहा है, लेकिन पहला नियम लागू न होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो समरूपता के जो दो नियम हैं उनमें से एक नियम ही फॉलो कर रहा है, एक नियम इस पर लागू नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि अगर हम पहली आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित करें तो जो हमें आकृति मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी। थोड़ा सा बनाते समय हो सकता है कि इतनी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, लेकिन यहाँ देखिए आप, इस तरह की आकृति मिलेगी। तो जो शेष बचा हुआ पोर्शन है वहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि ये समांतर जैसी आकृति नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसकी जगह पी क्यू आर एस की जगह एक आयत होता तो तब हम इसके ऊपर अध्यारोपित करते तो जो हमारे पास आकृति मिलती वो इस तरह से मिलती। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये जो पोर्शन बचा हुआ पोर्शन है समांतर, समान अंतर है इनके बीच, तो तब हम कह सकते थे कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप होंगी। इस पर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसको आप नोट करिए, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। इसके बाद हम आपको थेल्स की जो प्रमेय है आधारभूत प्रमेय का, उस पर डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट करिए, फिर हम नया वीडियो लेके आपके पास पहुँचते हैं। थैंक यू।